बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था। उसमें लास्ट में हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में मेथनॉल को डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास एथेनॉल। अच्छा, मेथनॉल की निस्बत एथेनॉल का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस यानी ज़्यादा है लॉन्ग, क्योंकि इसमें हेडिंग्स जो है ना वो काफ़ी सारी बन जाती हैं और ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो हेडिंग्स आपकी बनती हैं, तो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट इसका फर्मेंट। इस बल्कि मैं इधर नोट से इसका लॉन्ग क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, हेडिंग के साथ में उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है फर्मेंटेशन का पॉइंट ना, कि फर्मेंटेशन क्या होती है। आपकी बुक के ऊपर ये पहली लाइन के एंड पे लिखा हुआ है फर्मेंटेशन ना, और आगे उसकी कंडीशंस भी लिखी हुई कि किन किन कंडीशंस में फर्मेंटेशन होती है। तो यही शॉर्ट क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है और इसकी जो है ना वो फर्मेंटेशन को करवाने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी ओबे होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। अच्छा, उसमें पहला तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या हम कहते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें जैसे ये आपका कोई कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं ना कि जो जैसे ग्लूकोज है, आपने नाम सुना हुआ है, शुगर चीनी जो हम खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट में आता है। स्टार्च आपने नाम सुना हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो वैसे 14 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद है और पॉलीहाइड्रोक्सी ये होते हैं, मतलब काफ़ी सारे OH ग्रुप इसमें मौजूद होते हैं कार्बन की चेन के ऊपर। तो उस वजह से इनको पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड्स हैं। और इन एडिशन टू पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप दे आल्सो कंटेन अल्डिहाइड्स और कीटोन फंक्शनैलिटीज। उसको हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स को एंजाइम की मौजूदगी में, कार्बोहाइड्रेट्स को एंजाइम्स की मौजूदगी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं एथेनॉल के अंदर फर्दर, यानी उसकी हेडोलिसिस करके। ये प्रोसेस जो है वो हेडोलिसिस का है, इसमें हेडोलिसिस होती है, वाटर की एडिशन होती है और मॉलिक्यूल टूटता जाता है। तो हेडोलिसिस करके उसकी हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एथेनॉल में, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो आता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला था फर्मेंटेशन क्या है। कहते हैं ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्तलिफ स्टेप्स में से पास करके एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एंजाइम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशन में हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस इज 25 टू 35 डिग्री सी। यानी एंजाइम्स, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी शायद डिस्कस किया था 11वें चैप्टर में हमने, कि जो एंजाइम्स होते हैं इनका एक ख़ास वर्किंग टेम्परेचर होता है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर होने का मतलब ये काम करना बंद कर देते हैं, वर्किंग इनकी डिस्टर्ब हो जाती है। जो भी काम ये कर रहे होते हैं वो प्रोसेस जो है ना वो, जैसे हम, आपने सुना होगा या फील, या बुखार वगैरह होता है ना बंदे को, तो बंदे जो है वो चला नहीं जाता, टांगों में दर्द है, हाथों में जिस्म टूट रहा है वगैरह वगैरह, चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों है कि वो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो चुका है, 37 नॉर्मल है तो उससे ऊपर जा चुका है। और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो एंजाइम्स अंदर बॉडी के थे मुख्तलिफ, वो वर्किंग उनकी डिस्टर्ब हो गई, वो काम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से अंदर जो प्रोसेसेस होने चाहिए एनर्जी वगैरह हमें जो देते हैं वो टाइम पे नहीं हो पाते। और इस पे टाइम पे ना होने की वजह से एनर्जी वगैरह जो वो दे रहे होते हैं, तो वो ना होने की वजह से फिर वो हमारे पास जो है प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती और हम जो है वो चक्कर आ रहे हैं या गिर रहे हैं वगैरह वगैरह आता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो आपका एंजाइम्स है उनका ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब बेहतरीन, जिसके ऊपर उस उनकी जो वर्किंग है वो बेस्ट है, वो ये है 25 से लेके 35 डिग्री सी टेम्परेचर होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, प्रॉपर एरेशन,
उसमें प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए। ये पॉइंट वैसे आपकी बुक में ना थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एरेशन नहीं होती, मतलब हवा हमें रिक्वायर नहीं होती इस केस में ना, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हवा नहीं चाहिए होती। जैसे आपने वो सुना होगा, अखबारों में आता है, ये टीवी पे, जी जहरीली शराब पीने से इतने लोग जो है वो मर गए वगैरह वगैरह होता है। तो वो जहरीली शराब असल में ये होती है कि जैसे ये देखें ना, अब ये जो रिएक्शन जो लिखे हुए इसमें ये प्रोडक्ट लिखा हो ना, दूसरे रिएक्शन के एंड पे C2H5OH एथेनॉल है। अब अल्कोहल तो बन गया, मतलब फर्मेंटेशन ने अल्कोहल बना दी, लेकिन अगर इसको हवा की ऑक्सीजन अवेलेबल हुई तो इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये अल्कोहल से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से एसिड में बदल जाता है। अब वो लोग जो प्रॉपर एरेशन जो देसी शराब उमन जो बनाते हैं, तो वो हवा अगर एयर टाइट ना करें, कर दे तो अल्कोहल शराब बन जाती है। और अगर एयर टाइट ना हो, हवा उसमें आ जा रही हो, तो उस हवा की वजह से वो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो के वो अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी एसिटिक एसिड में बदल जाता है। अब वो उसको पी रहे होते हैं ये समझ के कि ये शराब है, लेकिन वो वहां पे क्या बन चुका है, एक तेजाब बन चुका है, एसिड बन चुका है, और 100% एसिड है। जो आप देखें ना, जब हम सिरका खाते हैं तो सिरका सिर्फ एसिटिक एसिड का 4% सोल्यूशन है, यानी 4 ml एसिटिक एसिड है, बाकी सारा उसमें पानी है। और उसकी क्या वो तुरश कितना वो होता है, टेस्ट उसका ना तुरश होता है और सब। तो ये एक तेजाब 100% तेजाब ही बंदा जो खा लेगा तो उसका अंदर क्या बनेगा, और उसके तो वो शराब समझ के पीते हैं, लेकिन वो चूंकि एसिड बन चुका होता है तो इसी वजह से वो फिर मर जाते हैं। तो एरेशन हमें रिक्वायर नहीं होती, मतलब ये हवा जो है ना वो नहीं चाहिए। और उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, कि और कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह ये दूसरे जो कंपाउंड्स वगैरह ना इस मेन कंपाउंड्स के अलावा वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो होंगे तो वो एंजाइम्स की को डीनेचर कर सकते हैं, एंजाइम की वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट हेडिंग हमने बनाई यहाँ पे फर्मेंटेशन की, कि ये क्या है जी, कि एथेनॉल इज फाउंड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, की फर्मेंटेशन से हम बनाते हैं एथेनॉल। और ये प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को एथाइल अल्कोहल में हम कन्वर्ट करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जैसे एंजाइम्स की मौजूदगी में, और ये एंजाइम यीस्ट जो होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। कंडीशंस आ गई, टेम्परेचर की आ गई, और दिस प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनी प्रिजर्वेटिव। ठीक है, या मैंने उसको ठीक करके लिख दिया कि ऑक्सीजन हवा नहीं होनी चाहिए और कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शंस हमारे पास है जी, प्रेपरेशन के कितने, दो आपके बुक पे मेथड दिए हुए, दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पहला है फ्रॉम मोलेसिस, दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। मोलेसिस किसे कहते हैं, ये आपने शायद कहीं आपको चांस मिला हो देखने का। जो गन्ना होता है ना, उसको शुगर मिल के जो है ना गन्ने को पीसती है, और पीस वगैरह के उसका जब जूस वगैरह निकाल लेते हैं, तो जूस निकालने के बाद वो जो एक उसका पीछे मटेरियल सा गोदा सा बच जाता है ना, उसको मोलासिस कहते हैं। और उसको फिर आगे जो है ना वो, वैसे तो उसके हम यूज़ कर लेते हैं ना, उसका मेन मटेरियल वो तो आगे चीनी वगैरह बनाने के लिए चला जाता है। जो पीछे उसका जो, जिसे आप शक्कर वगैरह भी कहते हैं, गुड़ वगैरह भी हम बनाते हैं, शक्कर भी बनाते हैं, तो ये शक्कर वगैरह जो ये उसमें मोलासिस में कैटेगरी में आ जाती है। मोलासिस का फार्मूला है जी C12H22O11। मोलासिस की हाइड्रोलिसिस हुई, यानी पानी उसमें ऐड होता है, वो मालिक्यूल ये दो यूनियन टूट गया, और दो उसके अंदर एक ग्लूकोज था एक फ्रक्टोज था। यानी एमसीक्यू के तौर पे भी आपने याद रखना है कि मोलासिस जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना हुआ है, और जब आपने पानी ऐड किया तो यही दोनों मालिक्यूल अलग अलग हो गए। और किया इसने किसने, इन्वर्टेज एंजाइम ने इसकी हाइड्रोलिसिस की है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल गया। अब जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो है, उसको जाइमेज एंजाइम जो है वो एथेनॉल में और CO2 में बदल देता है। प्लस हीट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट भी इसमें निकलती है। यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन MCQ कहीं मैंने देखा था, मुझे नहीं याद है आपकी बुक पे और लेवल पे किसी पेपर में देखा या किसी और लेवल पे देखा। सेकेंड है जी फ्रॉम स्टार्च।
दूसरा था स्टार्च से कैसे बनाते हैं। स्टार्च आप नाम सुना होगा, पोटैटोज वगैरह में होता है, चावलों में होता है, गंदों में होता है। अच्छा, स्टार्च क्या है जी कि C6H10O5, C6H10O5 ब्रैकेट के बाद N लिखा, ये पॉलीमर होता है ना। ये अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपने याद होगा 14 चैप्टर हमने डिस्कस किए थे, दो होते हैं कि अल्फा ग्लूकोज होता है कि बीटा ग्लूकोज। तो जो अल्फा ग्लूकोज है उसका जो पॉलीमर है उसको स्टार्च बोलते हैं, ठीक हो। तो स्टार्च जो है वो उसकी हाइड्रोलिसिस होती है डायस्टेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो हमारे पास माल्टोज बनता है। ये पॉलीमर था, बहुत सारे मालिक्यूल इकट्ठे थे, उनके टूटने से ये हमारे पास दो यूनिट, यानी इसके अंदर दो मालिक्यूल इकट्ठे हैं, दो यूनिट इकट्ठे हैं, माल्टोज बना। अच्छा, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस फिर आगे होती है, आपका ये जो माल्टेज एंजाइम है ये माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करता है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब जो ग्लूकोज आपका, अब इसमें ग्लूकोज के दो मालिक्यूल बने। अब यहाँ पे एमसीक्यू आपका ये बनता है कि जो माल्टोज है वो दो ग्लूकोज के मिलने से बनना है। मोलासिस जो था वो एक ग्लूकोज और एक मोलासिस, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मिलने से बना हुआ था। और ये जो माल्टोज है ये आपका दो ग्लूकोज के मिलने से बना हुआ। ये एमसीक्यू के तौर पे आपने ज़हन में रखना है इसको। उसके बाद हमारे पास है जी ये ग्लूकोज, फाइनली ये ग्लूकोज आ गया, फिर उसी तरह जाइमेज एंजाइम उसको एथेनॉल और CO2 में बदल देता है। तो ये दो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि फ्रॉम स्टार्च से एथेनॉल कैसे बनती है, फर्मेंटेशन के बाद फ्रॉम मोलासिस से कैसे बनती है, दोनों अलग अलग शॉर्ट हैं, लॉन्ग में ये इकट्ठा कर लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ नोट्स में हेडिंग भी इसकी बनी होगी नीचे ना, लिमिटेशन की। और यहाँ पे आपका बुक में ये एमसीक्यू ये है कि फर्मेंटेशन से हमें 12% तक अल्कोहल मिल सकती है एंड नेवर एक्सीड 14%, और 14% से ज्यादा नहीं जाती। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये बनाते हैं कि क्यों, कि जो हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, वो हमें 12% तक मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। ठीक हो गया, 12% तक है, या ज्यादा ज्यादा में 14% तक आ जाती, इससे ज्यादा नहीं जाती। तो वो एमसीक्यू, अब एक तो एमसीक्यू हो गया कि मैक्सिमम कितनी मिलती है, 14% तक है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है कि क्यों 14 से ऊपर क्यों नहीं जाती, ये साथ ही उन्होंने आंसर भी लिख दिया कि बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। जो एंजाइम्स है ना उनकी, जैसे हमने ये पीछे भी आपने एक जुमला पढ़ा कि प्रॉपर उसमें क्या होनी चाहिए, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन होनी चाहिए, यानी सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा। एक यानी कंसंट्रेशन पे भी एंजाइम्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो भी एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। ठीक हो, तो इस वजह से एंजाइम जो है वो 14% तक की हमें अल्कोहल बना के दे सकते हैं, इससे हाई परसेंटेज पे वो नहीं जाते। क्यों, कि वो खुद इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर वर्किंग उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक हो गई, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वो कहते हैं जी कि एक हमारे पास होता है 95% अल्कोहल ना, जिसको रेक्टिफाइड सिपरेट कहते हैं। 95% अल्कोहल को रेक्टिफाइड सिपरेट, और आगे साथ ही एक टर्म लिखी एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं 99.9% अल्कोहल को, यानी 100% अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, और 95% अल्कोहल हो तो उसको रेक्टिफाइड सिपरेट कहते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जी रेक्टिफाइड सिपरेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे फर्मेंटेशन से, या एब्सोल्यूट अल्कोहल बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो फिर हम कहते हैं कि जी फर्मेंटेशन है तो हमें 14% तक की देनी है अल्कोहल, इससे ज्यादा नहीं देनी। फिर हम क्या करते हैं, उसकी डिस्टिलेशन कर लेते हैं, अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन, उसकी डिस्टिलेशन करके हम उसको 95% अल्कोहल तक ले जाते हैं। और एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% तक ले जाने के लिए हम उसमें वो वाटर वगैरह मॉइस्चर जो है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। वो कैसे, बाई यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड। एक तो रीडिस्टिलेशन कर लेते हैं, रेक्टिफाइड सिपरेट की दोबारा रीडिस्टिलेशन करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं जो मॉइस्चर वगैरह को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारे पास जो अल्कोहल है वो 100% तक पहुंच जाता है। तो इस तरह हम एब्सोल्यूट अल्कोहल या रेक्टिफाइड सिपरेट जो है वो हासिल कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका बनता है, जो एक क्वेश्चन तो ये हो गया ना कि एब्सोल्यूट अल्कोहल
या रेक्टिफाइड सेपरेट आपने एंजाइम से हासिल करनी हो तो कैसे ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कैसे हासिल करेंगे, तो उसमें फिर आप बताते हैं कि 14% से हम ज़्यादा ये नहीं देता, तो उसके बाद हम उसकी डिस्टिलेशन करके उसको रेक्टिफाइड सेपरेट और मज़ीद डिस्टिलेशन करके और कैल्शियम ऑक्साइड, ये है ना हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, यानी वाटर मॉइस्चर को अब्जॉर्व करना है, तो मॉइस्चर अब्जॉर्व करवा के हम उसको 100% अल्कोहल तक ले जाते हैं। अच्छा, एक जो पॉइंट, एक तो ये बात हो गई, दूसरा पॉइंट जो मैं आप कि 95% अल्कोहल का मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल की अमाउंट ज्यादा होगी, ये सिर्फ प्योरिटी को शो कर रहा है। मतलब देखो ना, 14% अल्कोहल का मतलब ये है कि उसमें अगर अल्कोहल 10 ml है तो बाकी उसमें बाकी दूसरी चीजें, अब जैसे जैसे दूसरी चीजें मैं हटाता जाऊंगा तो अल्कोहल प्योर होती जाएगी ना। तो जब एक प्योर अल्कोहल मेरे पास हो, चाहे वो 10 ml है, चाहे वो 5 ml है, चाहे वो 2 ml है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, ये मेरे पास 100% अल्कोहल है जी, यानी प्योर है। तो ये जो परसेंटेज है ये उसकी प्योरिटी को बता रहा है, ये उसकी अमाउंट को शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 14% उधर से ले लें तो उसके बाद मैं ये डिस्टिलेशन वगैरह करके तो उसकी अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ। अमाउंट नहीं हम बढ़ा रहे, अमाउंट वही है जो वहां पे आ गई है 14% के अंदर, सिर्फ हम उसके साथ मौजूद इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो उसकी परसेंटेज है वो ज्यादा होती जा रही, प्योरिटी ज्यादा होती जा रही। ठीक हो गई। और लास्ट में है जी डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पास पेपर के हवाले से ना, कि अल्कोहल की डी नेचरिंग से क्या मुराद है। तो हमारे पास आज आज जैसे अभी हमने बताया, जिक्र किया कि जो एथानॉल है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, यानी शराब होती है तो शराब के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब वो लेबोरेटरी के अंदर जब एथानॉल देते हैं ना, तो फिर वो उसको प्योर एथानॉल 100% नहीं रहने देते ना। उसकी वजह यही है कि अगर 100% एथानॉल होगी तो वो तो शराब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है। तो लोग या जो लेबोरेटरी में काम करने वाले हैं या वगैरह वगैरह, कोई भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इस चीज से रोकने के लिए वो क्या करते हैं, उस अल्कोहल के अंदर कोई और थोड़ा सा दूसरा कंपाउंड मिक्स कर देते हैं जो डेंजरस होता है। जैसे एथानॉल इज डीनेचर्ड बाय एडिशन ऑफ 10% मेथानॉल, 10% उसमें मेथानॉल ऐड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये आगे, लेकिन टू अवॉइड इट्स यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और 10% मेथानॉल ऐड कर देते हैं और उसका जो डब्बा होता है उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये मिथाइलेटेड सेपरेट है। मेथानॉल कार्सिनोजेनिक है, कैंसर क्रिएट करता है, मतलब ये डेंजरस आपका है कंपाउंड है। तो इस वजह से एथानॉल में मेथानॉल मिक्स कर देते हैं और उसके डब्बे का नाम ही यही रख देते हैं, मिथाइलेटेड सेपरेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि मिथाइलेटेड सेपरेट क्या है, तो आप कह सकेंगे जब एथानॉल में हम 10% मेथानॉल ऐड कर दें तो इसको मिथाइलेटेड सेपरेट कहते हैं। और इसका फायदा क्या है कि ये ड्रिंकिंग पर्पस से रोकने के लिए या ड्रिंकिंग को अवॉइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। इसके अलावा 10% मेथानॉल के अलावा हम पिरिडीन या एसीटोन भी ऐड कर सकते हैं, और वो भी इसको ड्रिंकिंग पर्पस से रोकने के लिए हो सकता है। और ये दोनों भी डेंजरस कंपाउंड है, पिरिडीन और एसीटोन जो। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो आपके पास आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है मिथाइलेटेड सेपरेट क्या होता है, ठीक होगा। तीसरे नंबर पे एमसीक्यू आपका हो सकता है कि मिथाइलेटेड सेपरेट में जो मेथानॉल हम ऐड करते हैं तो कितने परसेंट ऐड करते हैं, 10%। मतलब मिथाइल सेपरेट एथानॉल के साथ किसको ऐड करते हैं, मेथानॉल को करते हैं, और कितने करते हैं, 10% करते हैं। ये एमसीक्यू हो सकता है। उसके बाद है जी अदर मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रेपरेशन के मेथड दूसरे। अब ये बस यही आपके यहाँ डिस्कस किए, बाकी ना गिगनर रीजेंट से चैप्टर नंबर 10 के एंड पे थे, जो उसने सिलेबस में तो नहीं शामिल किए थे, लेकिन आपको याद होगा एक्सरसाइज में सवाल था तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपके पीछे लेक्चर्स में ना, कि फॉर्मल्डिहाइड से आप रिएक्शन करवाएं अगर गिगनर रीजेंट का तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है, कोई भी और अल्डिहाइड हो तो सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन से कराएंगे तो टर्शरी अल्कोहल है। ठीक हो। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ उन्होंने दोबारा से रिपीट नहीं किए जी, वही आज। उसके बाद हमारे पास है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना एक दो आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, और अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर के हवाले से बार बार ही आते रहते हैं। अच्छा, अल्कोहल में आपको पता है कि OH ग्रुप मौजूद होता है ना, आर अल्काइल ग्रुप के साथ OH मौजूद है, और OH जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी आपस में भी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल की वाटर के मालिक्यूल के साथ भी
हो सकती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पहला मेन आंसर जो आपका वो यही होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। शॉर्ट क्वेश्चन जरा चेंज हो रहे हैं। मसलन पहला क्वेश्चन है, ये पहली लाइन तो एमसीक्यू बन सकती है, आया नहीं वैसे आज तक, कि ये कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं लोअर अल्कोहल जो है, छोटे जिनमें आर ग्रुप जो है ना वो छोटा, यानी 1 कार्बन 2 3 कार्बन वाले जो अल्कोहल है वो टॉक्सिक लिक्विड्स हैं, और स्वीट स्मेल होती है और बर्निंग उनका टेस्ट होता है, टेस्ट उनका जरा कड़वा सा होता है। अच्छा, दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज इन हायर अल्कोहल। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन पहला आ गया कि जनाब लोअर अल्कोहल जो है, छोटी अल्कोहल जो है वो पानी में आसानी से हल हो जाती हैं, और लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो फिर हायर अल्कोहल्स में डिक्रीज कर जाती है। उसकी वजह बता दें तो पहला पॉइंट तो अब ये बताएंगे जी कि अल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वजह से वो पानी में हल हो जाती लोअर अल्कोहल से, छोटी अल्कोहल। तो जो बड़ी वाली है वो क्यों नहीं होती, कि उनमें जो आर ग्रुप है, ये आर वाला जो ग्रुप है ये इतना बड़ा हो गया है कि वो नॉन पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर है ना, तो नॉन पोलर पार्ट इतना बड़ा हो गया है कि उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। अब यही लेकिन ना, solubility of alcohol is due to hydrogen bonding which is prominent in lower alcohol but diminishes in higher alcohol, कि higher alcohols में नॉन पोलर पार्ट इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस काबिल नहीं रहती कि उस इतने बड़े बड़े नॉन पोलर पार्ट्स को पानी में हल करवा सके। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जी सॉल्युबिलिटी पे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के अल्केन की निस्बत से ज्यादा है, क्यों? फिर हम यही देते हैं कि जो अल्केन्स अल्कोहल्स हैं इसमें OH ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और जो अल्केन्स है उनमें सिंपल आपको पता है वीक लंडन फोर्सेस जो थी वो होती हैं, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो गैसेज है। जैसे मिथाइल अल्कोहल और एथाइल, 1 कार्बन और 2 कार्बन वाली जो अल्कोहल है वो तो लिक्विड है, लेकिन 1 कार्बन और 2 कार्बन वाली जो अल्केन है वो गैसेज। यहाँ जनरल क्वेश्चन पूछ ले या इस तरह ये कि वो गैसेज है तो क्यों, फिर वही आंसर देंगे कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और अल्केन्स में चूंकि वीक लंडन फोर्सेस होती हैं इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के जो मुख्तलिफ वो रिएक्शन शो करते हैं वो कितनी तरह के किस किस कैटेगरी में आते हैं, उसमें हम कहते हैं 2 कैटेगरी है। एक तो वो है जिसमें हमारे पास जो अल्कोहल है उसका C और O का बांड टूट जाए, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बांड टूट जाए, और एक वो है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बांड टूट जाए। इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रा भी कर लेते हैं, वो जरा फिर आपके ये R ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है जी, ये हाइड्रोजन, ये अल्कोहल है। अब एक हमारे पास रिएक्शंस वो हैं जिसमें ये R और O, यानी C और O का बांड टूट रहा है ना, जो फर्स्ट उसने रिएक्शन दिया ये C और O का बांड, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी OH ग्रुप पूरे का पूरा ही, ये OH ग्रुप पूरे का पूरा ही रिमूव हो जाता है। ये एक वो रिएक्शंस है, ठीक हो गया। और दूसरे वो रिएक्शंस हैं जिसमें सेकेंड वो टाइप है जिसमें आपका O और H का बांड टूटता है, यानी C कार्बन और ऑक्सीजन का बांड कायम रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन वहां से रिमूव होकर उसकी जगह कोई चीज आके जुड़ती है, तो ये वो है जिसमें O और H का बांड टूट जाए। तो हमारे पास 2 तरह के रिएक्शंस आ गए अल्कोहल्स के जी, एक वो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बांड टूटता है, एक वो जिसमें O और H का बांड टूटता है। अब यहाँ पे जो MCQ है या आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये लाइन पहली लाइन के एंड पे ना, ये इफ आ न्यूक्लियोफाइल अटैक, अगर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फिर कार्बन ऑक्सीजन का बांड टूटता है, और
अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक होता है, उसके साथ रिएक्शन होता है, तो फिर O और H का बॉन्ड टूटता है। ठीक हो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे देखें ना, आपके पास अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, ठीक हो गया। और ये जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ है, ठीक हो गया। और अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो वो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ ही, ठीक हो। अब जब एक आपके पास आता है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर माइनस का चार्ज। अब नेगेटिव वाला चार्ज वाला जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसने जब अटैक करना है तो या इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा या इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक हो गया। और आपको पता है कि चूंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पे अटैक करता है, तो उसका अटैक फिर ये जो कार्बन वाला ना, क्योंकि ये ग्रुप बहुत बड़ा होता है और पिछले जो ग्रुप्स वगैरह उनकी वजह से भी इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आई होती, तो यानी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन वाला है ना वो ज्यादा, एक तो नंबर एक इसके ऊपर अटैक जो है वो इजी है चार्ज ज्यादा होने की वजह से, नंबर एक। नंबर दो, जब ये इस पे अटैक करता है ना और OH ग्रुप यहाँ से निकलता है तो ये वाली जो चीज R प्लस बनती है ना, प्लस मतलब कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है मीडियम के हिसाब से ना। तो फिर हम कहते हैं कि इस केस में हमारे पास जो अटैक होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल जब आएगा अटैक करने तो वो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आएगा तो इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक होगा। अच्छा, अब जब बारी आती है इलेक्ट्रोफाइल की, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है जी, पॉजिटिव होता है, ठीक होगा। अच्छा, उसकी बारी आई तो आप कहेंगे कि सर ये वाले चार्जेस तो वैसे ही हैं, ये चार्जेस तो वैसे ही हैं, ये प्लस वाला है, तो इसके ऊपर अटैक किसने करना है, जो माइनस के साथ होगा। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे और इसके पास आपको पता है लोन पेयर भी होते हैं, दो लोन पेयर भी होते हैं ना इसके, तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका है इलेक्ट्रोफाइल पे जब अटैक कर रहे हैं तो उस अटैक के लिए फिर ये ऑक्सीजन का, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले तो अटैक नहीं करेंगे, ऑक्सीजन ही करेगी, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो जाके उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। अच्छा, अब जब इसने इधर आके जुड़ना है तो या तो ये बांड टूटे या ये बांड टूटे, दोनों में से एक बांड टूटेगा, ताकि ऑक्सीजन के बांड दो ही हो सकते, दो से ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर या ये वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बांड टूटे या ऑक्सीजन और कार्बन का बांड टूटे, ठीक है। और चूंकि इस केस में हाइड्रोजन के लिए बांड को निकल जाना यहाँ से आसान है, तो ये इजीली रिमूव हो जाता है H प्लस आयन की शक्ल में, तो हाइड्रोजन O और H का बांड यहाँ से टूट जाता है। यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो कार्बन पे अटैक करता है, इस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बांड ही टूटता है। और जब इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर ऑक्सीजन चूंकि अटैक करती है तो यहाँ पे अब दो बांड थे, या कार्बन ऑक्सीजन का बांड या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बांड था। हाइड्रोजन का ग्रुप छोटा और इसके लिए रिमूव होना भी आसान, तो ये आसानी से रिमूव हो जाता है एज कम्पेयर टू आर ग्रुप के। इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होता है तो O और H का बॉन्ड टूट जाता है हमारे पास। तो ये आपके पास ओवरऑल ये बना कि जनाब ये है आपका अल्कोहल, अल्कोहल है। जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो कार्बन और ऑक्सीजन यानी OH ग्रुप पूरे का पूरा ही रिमूव हो गया वहां से, और पीछे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज यानी कार्बोकेटायन बन जाता है, ठीक हो गया। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ऑक्सीजन के साथ अटैक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया H प्लस की शक्ल में, और आपके पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शल, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई H प्लस निकला है ना तो O के ऊपर फिर माइनस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव, ये ज्यादातर एमसीक्यूज में होता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में यहाँ इसने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एमसीक्यू में ये सवाल ये ऑर्डर जो दिया हुआ ना, ये जरूर पूछा जा सकता है एमसीक्यू के हवाले से, कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दें जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो कौन ज्यादा है। अब देखो ना, ऊपर जो रिएक्शन थी उसमें आपने देखा कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रही है, यानी कार्बोकैटायन बन रहा है। और पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर कि जो टर्शरी का कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से फिर जो टर्शरी अल्कोहल होगी वो जल्दी रिएक्शन करेगी, क्योंकि उसकी जो कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्शरी कार्बोकैटायन होगा वो, और वो ज्यादा स्टेबल होता है। फिर सेकेंडरी की बारी, फिर प्राइमरी की बारी। तो इसलिए ऑर्डर हमारे पास ये बन जाता है कि जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की आ जाती है। और जब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, OH बॉन्ड जब ब्रेक होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करता है, तो उस वक्त फिर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। अब देखना, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज मतलब ऑक्साइड आयन बना हुआ है, और ऑक्साइड आयन है पानी के अंदर हल होना, मीडियम के अंदर। लेकिन इसके साथ ये जो पिछला हिस्सा ये सारा नॉन पोलर, तो नॉन पोलर जितना छोटा होगा उतना इसके लिए मीडियम के अंदर हल होना इजी हो जाएगा, और ये जितना बड़ा होगा इसके लिए फिर हल होना मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में चूंकि ये देखना, मेथनॉल में सिर्फ CH3O माइनस बनेगा, तो वो छोटा, सबसे छोटा ये नहीं बन रहा है ना एनायन, ऑक्साइड आयन बन रहा है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा स्टेबल भी होगा। फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी की बारी आ, ठीक होगी। तो MCQ हो तो ऑर्डर ये रखना है कि CO बॉन्ड टूटे तो टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और अगर OH बॉन्ड टूटे तो फिर मेथनॉल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आ जाता है। और अगर रीजन पूछ ले CO बॉन्ड की, तो आपने बताना है कि चूंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से टर्शरी को ज्यादा एक्टिव है। और यहाँ आपने बताना है चूंकि ऑक्साइड आयन बनता है, तो वो जितना नॉन पोलर पार्ट छोटा हो उतनी उसकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो मेथनॉल उसमें ज्यादा एक्टिव बन जाता है बाकियों की निस्बत से। ठीक हो गई। बस ये रिएक्शंस कर लेते हैं यहाँ तक, बाकी ये अदर रिएक्शंस कल से स्टार्ट करेंगे। ये उसने एग्जांपल दिए जी, वो रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, या कुछ वो रिएक्शन जिसमें O और H का बॉन्ड टूटता है ना। तो पहली एग्जांपल उसने दी है CO बॉन्ड के टूटने वाली, ब्रेक होने वाली। तो इसमें एथेनॉल है, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है पीरिडीन की मौजूदगी में। ये आपको याद होगा, हमने 10वें चैप्टर में अल्काइल एड की प्रेपरेशन में भी यही रिएक्शन पढ़ा था। अल्काइल एड बना था SO2 और HCl, और इसको हमने बेस्ट मेथड का भी नाम दिया था, कि इसमें जो साइड प्रोडक्ट वो गैसेस की शक्ल में निकल जाते हैं और हमें प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा है एथेनॉल का HCl के साथ ZnCl2 की मौजूदगी में जिंक क्लोराइड। ये भी अल्काइल की प्रेपरेशन में हमने डिस्कस किया था कि एथाइल अल्काइल बनता है और वाटर बन जाता है। इसको हमने वहां नाम दिया था लुकास्ट रीजेंट का, और इस टेस्ट को लुकास टेस्ट भी कहते हैं। तीसरा था जी, एथेनॉल का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं थोरियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो H और OH मिलके वाटर बन के निकल गया, और NH2 ग्रुप यहीं पे एथेनॉल के इथाइल ग्रुप के साथ आगे जुड़ के इथाइल अमीन होगी, और प्लस साथ वाटर बनी। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो कि CO, अमूमन यही पूछते हैं कि राइट एनी टू रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड इज ब्रोकन ऑफ द अल्कोहल्स, तो इन तीनों में से कोई से दो आप लिख सकते हैं। और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कोई से दो रिएक्शन देते हैं जिसमें OH बॉन्ड जो है वो टूट रहा होता है। तो OH बॉन्ड जो है उसकी ब्रेकेज में हमारे पास पहला रिएक्शन आता है मेटल के साथ ना, कि सोडियम मेटल है, जैसे एसिड और मेटल का आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है ना। तो मेटल क्या करती है, एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल देती है, तो उसी तरह अल्कोहल में से भी सोडियम आके यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, तो ये उसका साल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। नाम इसको देते हैं जी सोडियम एथ ऑक्साइड। ऑक्साइड तो है ना O माइनस, और जो ग्रुप लगा हुआ है इथाइल ग्रुप है, तो उसकी पहले तीन वर्ड ले लिए ना, तो लेटर ले लिए, एथ ऑक्साइड साथ लगा लिए, तो सोडियम एथ ऑक्साइड। मिथाइल होता है तो सोडियम मेथ ऑक्साइड, प्रोपाइल ग्रुप होता है तो सोडियम प्रोप ऑक्साइड, एंड सो। अच्छा, उसके बाद है जी, एथेनॉल को गिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, हमने 8वें चैप्टर में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाता है 8वें चैप्टर में भी ये वाला अल्केन की प्रेपरेशन में।
और पीछे गिगना रीजन के रिएक्शन में भी था, लेकिन वो चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं था 10वें चैप्टर के अंदर। तो अल्कोहल को रिएक्शन कराएं गिगना रीजन के साथ, तो हमारे पास ये जो पार्शियल माइनस है ये हाइड्रोजन यहाँ से लेके अल्केन बना देता है, और ये पूरा CA2H5O ग्रुप Mg के साथ जाके जुड़ जाता है। तीसरा रिएक्शन है जी आपके पास एथेनॉल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन। एथेनॉल और एसिड ये आपने अभी पहले पीछे कहीं डिस्कस नहीं किया, यहीं पे पहली दफा आ रहा है, और आगे इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में 13वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एथेनॉल जो है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो H2SO4 कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हमारे पास एक एस्टर बनता है और वाटर बनता है। का एस्टर आपने पढ़ा था 7वें चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में भी। तो इसका नाम जो इस वक्त है वो इथाइल एसीटेट है। ये ऐसे समझना, ये CH3COO, अगर यहाँ H होता तो आप कहते हैं ये एसिटिक एसिड है ना, ये एसिटिक एसिड है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गई है, उसकी जगह ये C2H5 ग्रुप आगे जुड़ गया। तो वो जैसे सोडियम एसीटेट आप देते हैं, अगर सोडियम होता तो नाम होता सोडियम एसीटेट, अब यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ गया तो नाम हो गया इथाइल एसीटेट। ठीक होगा, प्लस साथ वाटर बन गया। चलिए अदर रिएक्शन इसके फिर कल डिस्कस करेंगे, टाइम भी आपको होगी।